हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 11 जून 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मोदी 3.0 मंत्रिमंडल कार्य प्रारंभ हो गया है। मोदी जी ने 9 जून को शपथ ग्रहण लिया था। इसके बाद जो है कल इनके मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है, यानी कि किस मंत्री को कौन सा पद दिया गया है, इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज हम मोदी 3.0 मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे और बाकी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में कल का करंट अफेयर क्वेश्चन रिवीजन करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा जरूर देखें, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 11 जून के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद मध्यावधि चुनाव की घोषणा किसने की है? तो आपको बताना है, यूरोपीय संसदीय चुनाव में जो है फ्रांस के राष्ट्रपति, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, तो इनका क्या नाम है, इमैनुअल मैक्रोन, ये अभी जो है संसदीय चुनाव में हार गए हैं। इसके बाद हारने के बाद इन्होंने अपने यहाँ पे संसद को जो है भंग करके मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी है। तो मध्यावधि चुनाव की घोषणा किसने करी है संसद में? तो यह किए हैं इमैनुअल मैक्रोन। और ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपको याद रख लेना है। अभी जो है जो हमारा 26 जनवरी 2024 हुआ था, इसमें जो है मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे? तो इसमें मुख्य अतिथि बनाए गए थे इमैनुअल मैक्रोन, ये आपको याद रख लेना है। अगर पूछे कि इस यूरोपीय संसदीय चुनाव में जीता किस पार्टी ने है? तो जीता है मरीन पे पार्टी। किसने जीता है? मरीन पे पार्टी ने जीता है, ये आपको याद रख लेना है। और जो इसके प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे, इसको जब इनका नाम घोषित कर दिया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी मध्यावधि चुनाव की घोषणा किसने करी है? इमैनुअल मैक्रोन ने करी है। कहाँ पर करी है? अपने संसद में करी है। और इनका सही जवाब हो जाएगा, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये फ्रांस से संबंधित है। तो ये इतनी जानकारी इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। यूरोपीय संसदीय चुनाव में हारे कौन है? तो ये हारे हैं फ्रांस के। तो इसलिए हम थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं ईयू के बारे में। किसके बारे में? ईयू के बारे में, यानी इसे कहते हैं यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोपियन यूनियन या फिर कहें यूरोपियन संघ। अगर पूछे इसकी अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं, तो इनकी अध्यक्ष बनी है, यानी हेड कौन बनी है? तो इसकी हेड बनी है उर्सुला वान। कौन बनी है? उर्सुला वान जो है इसकी हेड बनी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर पूछे ईयू की स्थापना जो है किस संधि से होती है? तो रोम की संधि से ईयू की स्थापना होती है। वर्तमान में अगर पूछे ईयू में टोटल कितने देश हैं? तो वर्तमान में ईयू में 27 देश हैं, ये आपको याद रख लेना है। अगर पूछे ईयू का हेडक्वार्टर, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। तो इतनी जानकारी आप सभी को एक्स्ट्रा याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कुछ देशों के महत्वपूर्ण मंत्रियों, पीएम और प्रेसिडेंट के बारे में देख लेते हैं। पहला है, रूस के पीएम कौन है? तो रूस के पीएम है मिखाइल मिशुस्तिन। कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन है। जबकि बात करें कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो सभी को पता है पुतिन है, यानी व्लादिमीर पुतिन है, ये आपको याद रखना है। हंगरी के प्रेसिडेंट कौन है? पी फॉर प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं तमस सुलियोक। कौन बने हैं? तमस सुलियोक बने हैं, जो कि कैटलिन नोवाक के स्थान पर पद ग्रहण किए हैं। इसके बाद सिंगापुर के पीएम कौन बने हैं? तो सिंगापुर के पीएम बने हैं लॉरेंस बोंग। कौन बने हैं? लॉरेंस बोंग जो है ये सिंगापुर के पीएम बने हैं। नेक्स्ट हमारा है आयरलैंड के पीएम कौन बने हैं? तो आयरलैंड के पीएम बने हैं साइमन हैरिस। साइमन हैरिस जो है ये कहाँ के पीएम बने हैं? तो ये बने हैं आयरलैंड के, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बांग्लादेश की पीएम कौन बनी है? तो ये 5वीं बार बनी है और ये आप सभी को पता है ये कौन है? शेख हसीना है, ठीक है। कौन है? तो शेख हसीना है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मालदीव के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो मालदीव के प्रेसिडेंट है डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू जो है ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बने हैं मालदीव के, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद भूटान के पीएम कौन बने हैं? तो सेरिंग टोबैको। कौन बने हैं? सेरिंग टोबैको। बैटरी लो हो गई है, तो कौन बने हैं? सेरिंग टोबैको बने हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर देखा जाए तो संसदीय चुनाव में कौन हारे हैं? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हार चुके हैं।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा है दूसरा, हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? तो सोर्स कोड यह किसकी आत्मकथा है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह आत्मकथा है बिल गेट्स की। ठीक है, बिल गेट्स जो है इनकी कंपनी का क्या नाम है? तो इनकी कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट जो है इनकी कंपनी का नाम है, ये आपको याद रख लेना है। और इसके बाद अगर बात करें कि इस बुक में जो है किस के बारे में बताया गया है, तो बिल गेट्स का जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सोर्स कोड किसका है? ये बिल गेट्स का है। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपको याद रख लेना है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं, जैसे है द विनर माइंड सेट पुस्तक किसकी है? तो ये है सेन वाटसन की। किसकी है? तो ये है सेन वाटसन की। और ये कहाँ के प्लेयर हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? द विनर माइंड सेट है। द कॉन्स्पिरेंसी यह किसकी पुस्तक है? द कॉन्स्पिरेंसी यह किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है गोटाबाया राजपक्षे का। किसका है? तो गोटाबाया राजपक्षे का, ये आपको याद रख लेना है। गोटाबाया राजपक्षे का ये जो है द कॉन्स्पिरेंसी पुस्तक है। नेक्स्ट नाइफ अगर पूछे किसकी आत्मकथा है, तो ये सलमान रुश्दी जी की है। किसकी है? तो ये सलमान रुश्दी जी की पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये किसकी पुस्तक है? तो ये है सैम पित्रोदा जी की। किसकी है? तो ये सैम पित्रोदा जी की पुस्तक है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, पित्रोदा। ठीक है, ये किसकी है? तो ये सैम पित्रोदा जी की पुस्तक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न है हाल ही में फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पहली बार फ्रेंच ओपन का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? आप सभी को पता है, ये फ्रेंच ओपन ये साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। अगर पूछे पहला कौन सा है, तो पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये पहला हो जाता है और फ्रेंच ओपन ये दूसरा हो जाता है। तो साल का दूसरा अगर पूछे ग्रैंड ओपन कौन सा है, तो ये फ्रेंच ओपन है। तो इसमें पूछा गया है पुरुष एकल में किसने खिताब जीता है? तो पुरुषों में कौन जीते हैं? कार्लोस अल्कराज जीते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर पूछे महिलाओं में किसने जीता है, तो अगर बात करें फीमेल में किसने जीता है, तो यह जीती हैं ईगा स्वीटक। कौन जीती हैं? ईगा स्वीटक जीती हैं, ये आपको याद रखना है। कौन जीती हैं? ईगा स्वीटक जीती हैं। और पूछे ये कहाँ की हैं, तो ये पोलैंड की हैं। और वहीं पूछे कार्लोस अल्कराज ये कहाँ के हैं, तो ये हैं स्पेन के। कहाँ के हैं? तो ये स्पेन के हैं, ये इसको आप याद रखना है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंच ओपन अगर पूछे ये जो है किस पिच पर खेला जाता है, तो इस पिच का नाम हो जाता है क्ले कोर्ट। क्या नाम हो जाता है? क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्लोस अल्कराज। अगर वहीं पूछे कि फ्रेंच ओपन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहते हैं रोलैंड गैरोस के नाम से अगर पूछे किस ओपन को जाना जाता है, तो यह जाना जाता है फ्रेंच ओपन को। ठीक है, तो रोलैंड गैरोस के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह फ्रेंच ओपन को जाना जाता है। हमारा सही जवाब हो जाएगा पुरुषों में किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज, ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। और महिलाओं में किसने जीता है? तो ईगा स्वीटक ने जीता, ये पोलैंड की ही है। ये लगातार 3 बार जीत चुकी हैं, यानी कि 2022 का जीती हैं, 2023 का जीती हैं और 2024 का। और कार्लोस अल्कराज इन्होंने पहली बार जीता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट की बात करें तो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, आप सभी को मैंने बताया है कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम ओपन कौन सा है, तो साल का पहला हो जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा हो जाता है? तो यह हो जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये आपको याद रख लेना है। अगर पूछे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो युगल का खिताब अगर पूछे सबसे उम्र दराज किस खिलाड़ी ने जीता है, तो ये हमारे भारत के रोहन बोपन्ना ने जीता है। और इनकी उम्र अगर पूछे कितने वर्ष के हो गए हैं, ये 23 वर्ष के हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा उम्र का प्लेयर जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है उनका नाम है रोहन बोपन्ना। इनके साथ और इनके साथी प्लेयर कौन थे, तो वो थे मैथ्यू एबडन। कौन थे? मैथ्यू एबडन थे, जो कि कहाँ के थे? वो ऑस्ट्रेलिया के थे। थाईलैंड ओपन पूछे किसने जीता है, तो यह जीता है सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है, ये आपको याद रख लेना है। और ये पूछे कि थाईलैंड ओपन जो है यह किस खेल से संबंधित है, तो यह बैडमिंटन का यह क्या है, यह खेल है। इसके बाद थॉमस और उबेर कप पूछे किसने जीता है, तो यह चीन ने जीता है। थॉमस जो है यह पुरुषों का है, यानी कि
यह मेल का है। अगर वहीं बात करें उबेर किसका है तो यह फीमेल का है। तो महिला और पुरुष दोनों का किसने जीता है, थॉमस और उबेर कप चीन ने जीता है। और अगर पूछे उप विजेता कौन बना है तो उप विजेता बना है इंडोनेशिया। दोनों में इंडोनेशिया उप विजेता और चीन विजेता बना है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है मलेशिया मास्टर्स। मलेशिया मास्टर अगर पूछे किसने जीता है तो यह जीती हैं पीबू। उप विजेता बनी है, कौन बनी है, उप विजेता कौन बनी है तो ये बनी है पीवी सिंधु। कौन बनी है, पीवी सिंधु जो है मलेशिया ओपन जो है इसका क्या बन गई है, उप विजेता बनी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न है हमारा चौथा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखते हैं। हाल ही में आर्टेमिस मिशन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा बना है। तो 41वां और 42वां दोनों एक ही साथ बने हैं। तो 42वां सदस्य कौन बना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लोवाकिया बना है। आर्टेमिस समझौता अगर पूछे ये किसने शुरू किया है, आर्टेमिस मिशन अगर पूछे किसने शुरू किया है तो ये नासा ने शुरू किया है। और अगर पूछे यह नासा जो है किस देश की स्पेस एजेंसी है तो यह यूएसए की स्पेस एजेंसी है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछे आर्टेमिस समझौते का उद्देश्य क्या है, अगर इसका एम पूछे क्या है या फिर इसका उद्देश्य पूछे क्या है तो मनुष्य को दोबारा चांद पर उतारना, मनुष्य को दोबारा चांद पर उतारना, ये इसका उद्देश्य है। यानी कि पहली बार उतार दिया है, ये आपको अभी उसके बारे में बता देंगे। तो दोबारा जो है मनुष्य को कहाँ पर उतारना, चांद पर उतारना इसका लक्ष्य है, ये आपको याद रख लेना है। और इसमें पूछे कि 42वां सदस्य आर्टेमिस का कौन बना है, स्लोवाकिया बना है, ये 42वें क्रम का बना है। अगर पूछे 41वां कौन बना है तो 41वां बना है नॉर्वे, तो 41वां नॉर्वे बना है, ये भी आपको याद रख लेना है। अभी जो है फिलहाल कुछ दिनों पहले जो है जो स्लोवाकिया के पीएम थे जिनका क्या नाम था, रॉबर्ट फेको, क्या नाम था तो इनका नाम था रॉबर्ट फेको। इनके ऊपर जो है अभी गोली चलाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कहाँ के पीएम के ऊपर अभी जो है हमला किया गया है तो रॉबर्ट फेको के ऊपर, जो कि स्लोवाकिया के हैं, ये आपको याद रख लेना है। और स्लोवाकिया जो है आर्टेमिस मिशन का 42वां सदस्य बन गया है और 41वां नॉर्वे बना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या कहा कि चांद पर जो है दोबारा मनुष्य को उतारना इसका क्या रखा गया है, उद्देश्य रखा गया है। और अगर पूछे पहली बार जो है कब उतारा गया था चांद पर मनुष्य को, तो उतारा गया था 20 जुलाई 1969 को। और किसे उतारा गया था तो नील आर्मस्ट्रांग को उतारा गया था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नासा के द्वारा यह भी काम किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है तो 9वां सदस्य देश बना है ईरान। कौन बना है तो ईरान बना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है तो नाटो का फुल फॉर्म अगर पूछे क्या हो जाता है तो आप ध्यान से सुनेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका पूछे कि नवीनतम सदस्य देश यानी 32वें क्रम का देश कौन बना है तो 32वें क्रम का देश बना है स्वीडन। कौन बना है तो स्वीडन बना है 32वें क्रम का। अगर पूछे 31वें क्रम का कौन बना है तो यह बना है फिनलैंड। तो 31वां कौन बना है फिनलैंड, 32वां कौन बना है स्वीडन बना है। G20 का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है तो G20 का नवीनतम सदस्य देश बना है AU। कौन बना है AU यानी अफ्रीकन यूनियन बना है, ये आपको याद रखना है। और अफ्रीकन यूनियन का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है तो अदिस अबाबा में है। कहाँ है तो अदिस अबाबा में इसका मुख्यालय है। और अदिस अबाबा अगर पूछे किस देश की राजधानी है तो यह इथोपिया की राजधानी है। किसकी है, इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, जहाँ पे AU का मुख्यालय है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य देश कौन बनाया गया है तो एक बार पूरा मिटा देते हैं और आप सभी को डिटेल में बता देते हैं। ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है तो पहले ब्रिक्स में कितने देश थे, 5 देश थे और 5 देश और शामिल हो गए हैं। टोटल कितने देश हो गए हैं ब्रिक्स में तो 10 देश हो गए हैं। वैसे 11 होना चाहिए था, लेकिन एक 11वां सदस्य देश जो शामिल होना था जिसका नाम है अर्जेंटीना, उन्होंने अभी जो है ब्रिक्स में शामिल होने की घोषणा खत्म कर दी है, यानी कि वो शामिल नहीं होगा। कौन कौन से 5 देश शामिल हुए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहले नंबर पर UAE हो जाता है, इसके बाद दूसरा हो जाता है इजिप्ट। कौन हो जाता है तो इजिप्ट हो जाता है, ये आपको याद रख लेना है। और तीसरा कौन हो जाता है सऊदी अरब हो जाता है, तीसरा हो जाता है। चौथा कौन हो जाता है तो ईरान हो जाता है। 5वां कौन हो जाता है तो इथोपिया हो जाता है। ठीक है, UAE हो जाता है पहला, इजिप्ट दूसरा, सऊदी अरब तीसरा, चौथा हो जाता है ईरान और 5वां हो जाता है इथोपिया। और छठा कौन होना था अर्जेंटीना होना था, लेकिन इन्होंने घोषणा खत्म कर दी है, यानी कि यह घोषणा या शामिल नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका आप सभी को इंतजार था, आ ही गया, इसके बारे में देख लेते हैं।
हाल ही में मोदी कैबिनेट ने 3.0 में रक्षा मंत्री किसे बनाया है, तो पूरी जानकारी देखते हैं। सबसे पहले ये अभी भूल जाते हैं कि रक्षा मंत्री किसे बनाया है, तो देखते हैं मोदी 3.0 इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। इसका जो है फाइनल रिजल्ट कब आया है, तो इसका फाइनल रिजल्ट आया था 4 जून को, ठीक है, 4 जून को जो है इसका रिजल्ट आया था। और अगर बात करें कि इस बार जो है किस क्रम का लोकसभा चुनाव हुआ था, तो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, ये आपको याद रखना है। और कितने चरण में हुआ था, तो 7 चरण में 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। और इसका फाइनल रिजल्ट कब आया, 4 जून को आया था, ये आपको याद रखना है। और इसमें पूछे कि सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है, तो एनडीए बनी है, ठीक है। कौन बनी है, एनडीए यानी बीजेपी की पार्टी बनी है। टोटल कितनी सीटें जीती हैं, तो 292 सीटें जीती हैं, यानी गठबंधन के साथ बीजेपी ने कितना सीट निकाला है, 292 सीट निकाला है, ये आपको याद रखना है। अगर वहीं पूछे कि बीजेपी ने पर्सनल कितनी सीट निकाली है, तो 240 सीट बीजेपी ने अकेले निकाली है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो इसके बाद जो है बीजेपी के जो सबसे महत्वपूर्ण लीडर हैं, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार जो है शपथ ली है, ठीक है, तीसरी बार शपथ ली है। पहली बार कब लिए थे, तो 2014 में लिए थे। फिर इसके बाद कब लिए थे, 2019 में लिए थे। और अब कब लिए हैं, तो 2024 में इन्होंने 3 बार शपथ ले लिया है लोकसभा चुनाव का। इसके बाद अगर बात करते हैं कि इनके जो मंत्रिपरिषद हैं, इसमें जो है अगर पूछे कुल कितने मंत्री होते हैं, तो मंत्रिपरिषद में कुल कितने मंत्री होते हैं, तो 71 मंत्री होते हैं। कितने होते हैं, 71 मंत्री होते हैं इनके मंत्रिपरिषद में। और एक मंत्री और होते हैं जो कि कौन होते हैं, वो पीएम होते हैं, ठीक है, यानी नरेंद्र मोदी जी होंगे। तो मंत्रिपरिषद में पूछा जाए कुल कितने मंत्री होते हैं, तो 72 मंत्री होते हैं, 71 नहीं होते हैं, 72 होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में मैंने जितनी जानकारी थी आपको बता दी। अब देखते हैं एक थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं। सॉरी, मोदी जी को अगर पूछे शपथ किसने दिलाया था, तो शपथ किसने दिलाया था, प्रेसिडेंट दिलाई थी, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये आपको याद रख लेना है। और इसके साथ साथ जो है कैबिनेट मंत्री कितने बनाए गए हैं, कैबिनेट थोड़ा सा लिखते हैं, कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं। इसके बाद स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन बने हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री कितने बने हैं, और राज्य मंत्री कितने बने हैं, इन सभी के बारे में देख लेते हैं। तो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं 30। और इसके बाद स्वतंत्र प्रभार मंत्री कितने बनाए गए हैं, तो 5 बनाए गए हैं। और राज्य मंत्री कितने बनाए गए हैं, तो 36 मंत्री बनाए गए हैं। तो ये आपको याद रख लेना है, टोटल इनकी संख्या याद रख लेना है। अगर पूछे जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद होता है, इसमें अगर पूछे कि टोटल कितने मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में, तो आप सभी को मैंने बताया कि इसमें टोटल कितने मंत्रिपरिषद बनाए गए हैं, तो 72 बनाए गए हैं। अगर पूछे मैक्सिमम कितना होता है, मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 82 हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि 10 अभी भी फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं। अगर जो चाहे मंत्रिपरिषद तो 10 और मंत्रियों को इसमें शामिल कर सकता है, ठीक है। तो अब इन सभी के बारे में देख लेते हैं कि जो है किसको कौन सा पद दिया गया है। तो हमारा प्रश्न है कि रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है मोदी 3.0 के अंतर्गत, तो यह फिर से दोबारा बन गए हैं राजनाथ सिंह। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे एक एक पद किसको कौन सा मिला है, इसको देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, और किस लोकसभा चुनाव से जीते हैं, तो बनारस से। रक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं, राजनाथ सिंह बनाए गए हैं, और ये कहाँ से जीते थे, लखनऊ से जीते थे। और गृह मंत्रालय किसके पास है, तो पूछा जाए तो ये दोबारा जो है अमित शाह के पास हो जाएगा। और ये किस सीट से जीते हैं, तो गांधीनगर से जीते हैं। कुछ मंत्रियों को जो है दोबारा उनका पद रिप्लेस कर दिया गया है, और कुछ पर जो है नए पद कुछ पदों पर जो है कुछ नए मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। जैसे कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो दोबारा नितिन गडकरी जी बना दिए गए हैं। इसके बाद जेपी नड्डा, ये जो है इनको कौन सा मंत्री परिषद दिया गया है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय इनको दिया गया है। कौन सा दिया गया है, तो इनको जो है स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। अब की बार इन्हें नया पद दिया गया है। इससे पहले ये क्या थे, तो ये बीजेपी के अध्यक्ष थे। तो अभी जो है बीजेपी का अध्यक्ष पूछे इस पर कौन नियुक्त है, तो अभी इस पर कोई नियुक्त नहीं है, ये भी क्वेश्चन मार्क लगा है। तो जेपी नड्डा को क्या बना दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान। ये जो है पहले मध्य प्रदेश के क्या थे, सीएम थे, लेकिन अब की बार जो है इनको विधानसभा के चुनाव से हटाकर इन्हें जो है केंद्र में लाया गया है। और शिवराज सिंह चौहान जी को क्या बना दिया गया है, कृषि मंत्रालय इनके अंडर में दे दिया गया है। और ये किस सीट से जीते थे, तो मध्य प्रदेश विदिशा सीट से जीते थे। निर्मला सीतारमण जी को दोबारा जो है वित्त मंत्रालय दे दिया गया है। और एस जयशंकर ये भी दोबारा जो है क्या बने हैं, विदेश मंत्री बने हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
मनोहर लाल खट्टर जी को, ये पहले जो है हरियाणा के क्या थे, सीएम थे, इनको भी वहाँ से रिप्लेस करके कहाँ ले आया गया है, केंद्र में लाया गया है। और इनको कौन सा पद दिया गया है, तो मनोहर लाल खट्टर जी को पद दिया गया है आवास और शहरी मामले और बिजली, इनको ये पद दिया गया है। एच.डी. कुमार स्वामी जी को कौन सा पद दिया गया है, तो उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री बनाया गया है। पीयूष गोयल को कौन सा पद दिया गया है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। और धर्मेंद्र प्रधान को दोबारा जो है शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, इसमें इनमें से सभी नहीं याद रखना है, कुछ महत्वपूर्ण जो आपको लगे उसको जरूर याद रख लेना है, ठीक है। जैसे जीतन राम मांझी, इनको जो है एक नया पद दिया गया है और इसे हमें जरूर याद रखना है। MEMS जो है MSME जो है, अगर पूछे किसको दिया गया है, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है जीतन राम मांझी को। ललन सिंह को कौन सा मंत्री पद दिया गया है, तो पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो ललन सिंह बनाए गए हैं। सर्बानंद सोनेवाल जी को कौन सा मंत्री पद दिया गया है, तो इनको दोबारा बंदरगाह और जहाजरानी जल मार्ग मंत्रालय दिया गया है। वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय मंत्रालय बनाया गया है, मतलब इनको दे दिया गया है। इसके बाद राम मोहन नायडू, इनके बारे में मैंने कल के करंट अफेयर में बताया था कि ये सबसे युवा मंत्री मंडल के जो है मंत्री बनाए गए हैं, ये आपको याद रख लेना है। और ये अगर पूछे किस राज्य से संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो राम मोहन नायडू, इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो विमानन मंत्रालय दिया गया है। प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मंत्रालय दिया गया है। जुएल ओराम को कौन सा दिया गया है, तो ओराम शब्द जो है जनजाति से संबंधित ही होता है। छत्तीसगढ़ में जो है ओराम शब्द जो है ये जनजातीय क्षेत्र से ही संबंधित होता है, तो ऐसे याद हो जाएगा। जुएल ओराम जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, इनको जो है जनजातीय मंत्रालय दिया गया है। गिरिराज सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो इन्हें कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है अश्विनी वैष्णव, इन्हें दोबारा मंत्री पद दिया गया है और इनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई पद निकाल दें रेलवे में। इन्होंने पिछली बार जो है पद ही नहीं निकाला था, इस बार इनसे उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है कि पद निकालें, ठीक है। तो अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री का पद दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को क्या दिया गया है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास एवं दूर संचार मंत्री पद, यानी दूर संचार मंत्री पद इनको दिया गया है। और पूर्वोत्तर जो क्षेत्र जो भारत का जो है पूर्वी क्षेत्र है, इसके विकास के लिए कौन सा इन्हें पद दिया गया है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के लिए इन्हें किस मंत्री को बनाया गया है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बनाया गया है। तो इनके पास 2 पद है, याद रखना। भूपेंद्र यादव, इनके पास दोबारा यह पद आ गया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो भूपेंद्र यादव जी बनाए गए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्हें कौन सा मंत्री पद दिया गया है, तो संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्रालय किसे दिया गया है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें कि अन्नपूर्णा देवी को कौन सा मंत्रिमंडल दिया गया है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री पद दिया गया है। और इसके पहले यह पद किसके पास था, तो स्मृति ईरानी जी के पास था। किसके पास, स्मृति ईरानी जी के पास था, जो कि आप सभी को पता है ये अमेठी से चुनाव लड़ रही थी और ये यहाँ पे हार जाती हैं, तो इनको जो है अब की बार कोई भी पद नहीं दिया गया है। किरण रिजिजू को कौन सा मंत्रिमंडल दिया गया है, तो संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का पद दिया गया है। चिराग पासवान, जो कि बिहार के एक प्रमुख नेता हैं, इनको अब की बार कौन सा मंत्री पद दिया गया है, तो इन्हें खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। स्वतंत्र राज्य मंत्री प्रभार के बारे में देख लेते हैं कि किस मंत्री को कौन सा पद दिया गया है। अब आप सभी पूछेंगे कि नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को कौन सा पद दिया गया है, तो उसके बारे में भी अभी बता देंगे कि उनको कौन सा पद दिया गया है। राव इंद्रजीत सिंह, इन्हें कौन सा पद दिया गया है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और इसके बाद योजना मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय किसे दिया गया है, तो राव इंद्रजीत सिंह को दिया गया है। जबकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कौन सा पद दिया गया है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है। साथ साथ में ये आपको याद रख लेना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किसके पास है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है। कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ये भी पेंशन मंत्रालय भी महत्वपूर्ण है। ये दोनों पद आपको याद रख लेना है, किसके पास है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है। नेक्स्ट हमारा है अर्जुन राम मेघवाल जी के पास कौन सा पद है, तो दोबारा इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। कानून और न्याय मंत्रालय इन्हीं के पास है। संसदीय कार्य मंत्रालय, ये भी याद रखना है। और जाधव प्रताप राव, इनके पास कौन सा मंत्रालय है, ये भी महत्वपूर्ण पद है, ये भी आपको याद रखना है। आयुष मंत्रालय किसके पास है, तो जाधव प्रताप के पास है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ये भी इन्हीं के पास है। जयंत चौधरी के पास कौन सा पद है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय इन्हीं के पास है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब आप सभी का क्वेश्चन है
कि नीतीश कुमार को कौन सा पद दिया गया है। तो आप सभी को बता दें कि अभी जो है नीतीश कुमार जी कहाँ के सीएम हैं, तो ये सीएम हैं बिहार के, ठीक है। कहाँ के सीएम हैं, बिहार के सीएम है। तो कोई भी अपना एक महत्वपूर्ण पद यानी कि जो सीएम पद होता है इसको छोड़कर जो है कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि वह जो है केंद्र में आकर एक छोटा सा जो है मंत्री पद उसके हाथ में आ जाए, कि वो तो रहता है पूरे भारत का एक मंत्री पद रहता है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि जंगल का राजा अकेला होता है, तो ये मान लीजिए कि इनका जो है बिहार इनका पूरा जंगल है, तो इसमें जो ये है पूरा क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं, इन पर किसी का प्रेशर नहीं होगा। तो ये आपको याद रख लेना है, नीतीश कुमार जी ने कोई भी पद नहीं लिया है। हाँ, इनके मंत्री जो इन्होंने 18वीं लोकसभा में इनके मंत्री ने इनके जो सदस्य थे जो चुनाव जीते हैं, संसदीय क्षेत्र का जो चुनाव जीते हैं, इनके मंत्री को जो है क्या दिया गया है, मंत्री पद दिया गया है, ये आपको याद रख लेना। अगर वही बात करें चंद्रबाबू नायडू को अगर पूछे कौन सा पद दिया गया है, तो ये जो है अभी आंध्र प्रदेश की ये क्या बनाए गए हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, ये आपको याद रख लेना है। और इसी प्रकार ये भी जो है कोई भी पद नहीं लिए हैं, अकेला ही जो काफ़ी होता है इंसान कि हमको जो है क्या बना दिया जाए, हम एक राज्य के पूरे मालिक रहेंगे, तो ये भी आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके जो भी संसदीय क्षेत्र से जो इनके सदस्य आए थे उनको भी क्या दिया गया है, मंत्री पद दे दिया गया है। और इनकी पार्टी का नाम पूछे क्या है, तो इनकी पार्टी का नाम है टीडीपी पार्टी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब जल्दी हम रिवीजन करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। सबसे पहले देखते हैं हाल ही में राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 9 जून को, हमारा सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय अभिलेखागार का मतलब होता है जो इपिक होते हैं, कोई जैसे महत्वपूर्ण जैसे अभिलेख होते हैं या फिर जो कुछ प्राचीन पुस्तकें होती हैं उनको जो सुरक्षित रखने के लिए एक दिवस मनाया जाता है, 9 जून को यह दिवस मनाया जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में फ़ोनपे ने किस देश की कंपनी पिकमी के साथ संपर्क रहित भुगतान के लिए साझेदारी करी है, तो पिकमी जो है ये कहाँ की कंपनी है, तो यह श्रीलंका की कंपनी है। और इसके साथ जो है फ़ोनपे ने अभी क्या किया है, एक समझौता किया है, और यहाँ पे जो है क्या किया है, फ़ोनपे ने ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए पिकमी के साथ समझौता किया है, और इसका संबंध हो जाता है श्रीलंका से, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पूछे यह किसके द्वारा अवार्ड दिया जाता है, तो यह अवार्ड दिया जाता है एशियाई बैंकर के द्वारा। इस बार पूछे किसको दिया गया है, तो यह अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया है, तो यह अवार्ड दिया गया है सेबी को। सेबी को किसको, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगर पूछे सेबी का फुल फॉर्म आप सभी को बता दें क्या होता है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रख लेना है। तो सेबी का फुल फॉर्म पूछे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर पूछे इसका कार्य क्या है, तो जो शेयर मार्केट होते हैं उसको कंट्रोल करना, तो शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, सेबी का होता है। और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में। कहाँ है, तो लखनऊ में इसका मुख्यालय है। अभी जो है सेबी के द्वारा 2 ऐप लॉन्च किया गया था, 2 कार्य इसके द्वारा शुरू किया गया था। एक तो सारथी, इसका एक ऐप है, तो सारथी 2.0 किसने शुरू किया है, तो यह सेबी ने शुरू किया है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है T+1 सेटलमेंट अगर पूछे यह कार्य किसने शुरू किया है, तो यह भी कार्य शुरू किया है सेबी ने, तो दोनों याद रखना है। और अभी हाल ही में इसको बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड दिया गया है, किसके द्वारा, एशियाई बैंक के द्वारा दिया गया है, ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न हमारा है, हाल ही में टेनिस के खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर्स का एकल खिताब जीता है, तो टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर्स का खिताब जीता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्वे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। नहीं, एक सेकंड, ये गलत हो रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये नॉर्वे का नहीं, ये अवार्ड कहाँ का है, ये अवार्ड है जर्मनी का। कहाँ का है, तो टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल, इन्होंने अभी हाल ही में एक खिताब जीता है जिसका नाम है हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर्स, और इस खेल का संबंध कहाँ से है, तो यह ट्रॉफी है जर्मनी की। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगर पूछे कि सुमित नागल ने किसको हराया है, तो रिट सर्ट को हराया है। किसे हराया है, तो रिट सर्ट को हराया है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हमारा 10वां प्रश्न है,
अपने 10वें प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप देखोगे कि आदमी जो है किस हद तक गिर चुका है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस प्रथा के विरुद्ध 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है। तो 4 राज्य इसमें से अगर पूछे पहले कौन कौन से हैं तो आपको याद रख लेना है, यूपी, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद गुजरात के बाद मध्य प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं, यूपी, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। इन 4 राज्यों को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा नोटिस भेजा गया है। किस प्रथा को लेकर नोटिस भेजा गया है? तो नाता प्रथा को लेकर नोटिस भेजा गया है। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसको अगर पूछे क्या कहते हैं तो NHRC कहते हैं, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसने जो है 4 राज्यों को नोटिस भेजा है और इसमें पूछा है कि जो आपके यहाँ पे नाता प्रथा है, क्या इसको आपने ख़त्म किया है कि नहीं किया है। तो इसको आप सभी को बता दें कि जो है इसका मतलब क्या होता है। नाता प्रथा का मतलब होता है कि अभी कुछ दिनों पहले 2020 का ये केस है, 2020 का यह केस है। तो इसमें जो है एक पिता था, यानी एक पिता थे, तो इन्होंने अपने बेटी की शादी जो है एक लड़के से जो करे थे, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए जिस बॉय से शादी करे थे, इन्होंने अपनी बेटी को जो है इस लड़के को बेचे थे कितने में? 2.5 लाख में, ठीक है। तो 2.5 लाख में इन्होंने अपनी बेटी को इस लड़के को बेच दिए थे। इसके बाद जो है इस लड़के ने जो है इनके पिता को पूरा पैसा नहीं दे पाया, किसी वजह से मान लीजिए नहीं दे पाया था। तो इसके बाद ये क्या किया, अपनी बेटी को इस लड़के के यहाँ से फिर वापस लेकर चले आए और इसके बाद अपनी बेटी को इन्होंने एक दूसरे लड़के को बेच दिया। कितने में? तो 32,000 रुपये में बेच दिया था। कितने में? तो 32,000 रुपये में किसी दूसरे लड़के को इन्होंने बेच दिया। ये आपको याद रखना है। इसके बाद यह लड़की जो है कहाँ चली जाती है? लड़की कोर्ट चली जाती है, यानी NHRC में चली जाती है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में यह जो है नोटिस जारी कर देती है। इसके बाद जो है यह संगीन मामला पकड़ लेता है। इसके बाद जो है यह केस पर जो है सुनवाई होती है और आगे क्या होता है इसको भी देखा जाएगा। और अभी जो है 4 राज्यों को इस केस के लिए नोटिस भेजा गया है, तो आपको याद रख लेना है। तो नाता प्रथा के लिए यह केस भेजा गया है। इसमें आप सभी देख सकते हैं कि एक पिता की जो है क्या हो सकती है, मतलब उसकी नीयत किस प्रकार की है कि वो अपनी बेटी को जो है ये बेच देता है और इसको बेचने के बाद अगर लड़का पैसा नहीं दिया, इसको जो है दूसरे के पास भेज देता है। तो इसमें NHRC ने क्या लगाया, आरोप लगाया है कि इसमें जो है लड़की को लेकर इसमें वेश्यावृत्ति का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि लड़की से जो है एक पिता वेश्यावृत्ति करा रहा है और इसके साथ साथ जो है मानव तस्करी भी कर रहा है। क्या कर रहा है? मानव तस्करी भी कर रहा है। तो 2 आर्टिकल इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वेश्यावृत्ति का मतलब होता है इसमें जो है अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हो रहा है और मानव तस्करी को लेकर अनुच्छेद 23 का उल्लंघन हो रहा है। तो इन दोनों आर्टिकल को जो है इसमें बताया गया है कि किसी से जबरन जो है वेश्यावृत्ति नहीं कराया जा सकता और मानव के शरीर को बेचा नहीं जा सकता। तो इसको लेकर NHRC ने किसको नोटिस भेजा है? 4 राज्यों को भेजा है और इसका केस हो जाता है नाता प्रथा, ठीक है। तो नाता प्रथा में इस प्रकार का जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि NHRC का जो है स्थापना कब हुआ था, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। इसकी NHRC का अगर पूछे कि इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है। अगर पूछे इसकी स्थापना कब की जाती है तो 1993 में इसका एक्ट आया था, ये आपको याद रख लेना है। और किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी? तो रंगनाथ समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में पूछे कि NHRC के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण मिश्रा हैं। कौन है? तो अरुण मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ये आपको याद रख लेना है। और पूछे यह किस प्रकार का पद है, तो यह एक वैधानिक पद है। कैसा है? तो यह एक वैधानिक संगठन है, यह भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 राज्यों को नोटिस भेजा गया है नाथा प्रथा में, यह आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब जल्दी हम रिवीजन कर लेते हैं कल के प्रश्नों का, बस 2 मिनट में कर लेंगे। हाल ही में आपका 19वां संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष फिलोमोन यांग का संबंध किससे है? तो अभी जो है 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनाए जाएंगे और ये कब बनाए जाएंगे? तो ये सितंबर माह में बनाए जाएंगे। और इनका संबंध अगर पूछे किस देश से है तो ये कैमरून के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? कैमरून के हैं। अगर वहीं पूछे कि 78 सत्र के अध्यक्ष अभी फिलहाल कौन है, तो डेनिस फ्रांसिस हैं। कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में पूर्व PM जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए किसने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मैंने पूरा डिटेल बता दिया है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में UPI भुगतान प्रणाली के लिए NPCI
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से समझौता करने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो यह पेरू बन गया है, ये आपको याद रख लेना है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। एनपीसीआई का मैंने बता दिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ तीसरा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा करी है? तो भारत का जो इसरो है ये इसने एक कार्यक्रम शुरू किया है तीसरा मिशन, और इस पर कौन हेल्प करने वाला है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइसविले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूजा तोमर बनी है। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप का आयोजन पूछे कहाँ किया गया है? तो यह लुइसविले में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के माउंट कनला उन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और इसका संबंध कहाँ से है? तो यह ज्वालामुखी पाया जाता है ऑप्शन ए, फिलीपींस में। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है और यह सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेल्यान सुबैया जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट में 2024 के पहले संस्करण की विजेता कौन बनी है? तो महिला वर्ग में पूछे कि नॉर्वे शतरंज की किताब किसने जीता है? तो ये जीती हैं महिला वर्ग में, यानी फीमेल वर्ग में किसने जीता है? जो वेंजोन ने जीता है। और इसके बाद अगर मेल में पूछे कौन जीते हैं, तो यह जीते हैं कार्लोस। किसने जीता है? तो कार्लोस जीते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो यह 8 जून को मनाया जाता है। ये आप सभी को 2 दिवस याद रखना है, मैंने कल भी बताया था। तो एक तो आपको याद रख लेना विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 जून को। इसके साथ साथ विश्व महासागर दिवस ये भी मनाना है। ठीक है। इसके बाद है आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में इनाडू ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का निधन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और पूरा मोदी 3.0 मंत्रिमंडल का विस्तार देख लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।